जय हिंद। तो हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है, चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है जेंडर, रिलीजन और कास्ट, समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको जेंडर के बारे में पढ़ाऊँगी और इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये तीनों ही दीज आर इन अ वे रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो हम इसको पढ़ेंगे एक पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, इनको जोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि ये रिलेटेड ही है पॉलिटिक्स से। ठीक है, फिर चाहे वो जेंडर हो, रिलीजन हो या कास्ट हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जेंडर। तो जेंडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एज वेल। जैसे कि मान लीजिए वो बायोलॉजी बेसिस पे हो सकता है, सोशल एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे होता है। अब बायोलॉजी बेसिस से मतलब मेल है या फीमेल है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कि मेल है या फीमेल है। इसके अलावा सोशल एक्सपेक्टेशन, जैसे कि हम कुछ काम बांट देते हैं कि भाई ये लड़कियां करेंगी, ये लड़के करेंगे, तो दैट इज़ द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन कि घर के काम लड़कियों को ही करने हैं और बाहर ऑफिस वर्क जो है वो लड़के करेंगे। तो ये माइंडसेट जो होता है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसके अलावा जो जेंडर है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट में कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि सेक्सुअल डिवाइडेड ऑफ लेबर इन परिवार। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम जेंडर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन अपनी फैमिलीज़ में ही देखते हैं। इन इंडिया वी सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन आवर फैमिली इटसेल्फ। जैसे कि लड़कियों को हम बचपन से ही क्या करते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन नहीं देते, अगर एजुकेशन दे भी रहे हैं तो बहुत स्कूल प्राइमरी लेवल तक दे देते हैं और उसके बाद उनको घर का सारा काम वगैरह सिखाते हैं। वेरएज़ हम लड़कों को फर्दर स्टडीज़ के लिए देते हैं। इवन वी कॉम्प्रोमाइज़ द स्टडीज़ ऑफ गर्ल्स फॉर द सेक ऑफ हायर एजुकेशन गिवन टू द बॉयज़। तो हम लड़कों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए लड़कियों की पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। इंडिया में ऐसा होता है। इसके अलावा जैसे कि कह दिया गया कि भाई लड़कियां जो है खाना बनाएंगी, साफ़ सफाई करेंगी, ये लड़कियों के काम है। लड़कों के काम है जैसे कि बाहर जाके काम करना, और लड़के भी खाना बनाने का काम करते हैं लेकिन वो घर में नहीं करेंगे। ये हमारा माइंडसेट ये है कि लड़कियां घर में काम करेंगी, वो चाहे खाना बनाने का काम वो बाहर जाके नहीं कर सकती, वो घर में ही कर सकते, उनको अलाउड नहीं है। वेरएज़ लड़के भी खाना बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन वो घर में नहीं बनाएंगे, वो बाहर बनाएंगे, जैसे होटल्स वगैरह में शेफ़ वगैरह होते हैं। तो देखिए काम तो सेम ही है लेकिन इट्स बेसिकली अबाउट द प्लेसेस कि लड़कियों को घर में ही रह के काम करना है। दिस इज़ बेसिकली द जेंडर माइंडसेट ऑफ आवर कंट्री, और लड़के बाहर जाके भी वही सेम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वोट्स में भी बात करें तो जैसे वुमेंस को लीगल स्टेटस नहीं दिया गया, इक्वल एजुकेशन या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मेंस। जैसे कि अगर हम लीगली भी देखें हमारी लोकसभा राज्यसभा में, तो इफ़ वी कंपेयर वुमेन से ज़्यादा मेंस के पास पावर है। इक्वल एजुकेशन भी नहीं दी जाती, लड़कियों को अक्सर कम पढ़ाया जाता है और लड़कों को ज़्यादा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जैसे कि ज़्यादातर जो जॉब्स भी होती हैं वो लड़कों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। जैसे मान लीजिए कि हम कोई चौकीदार रखते तो उसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मेंस होते हैं ज़्यादातर। तो देयर इज़ करियर अपॉर्चुनिटी वी हैव मोर फॉर मेंस देन वुमेन। ठीक है, तो और इसी के अलावा अगर हम देखें तो जो वुमेंस हैं उन्होंने बहुत सारे पर्सनल लेवल पे भी और फैमिली लेवल पे मूवमेंट चलाए हैं जिनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन और आस्क और डिमांड द राइट फॉर देमसेल्व्स। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू वुमेन्स ने अपने राइट्स की डिमांड की है गवर्नमेंट से। इसके अलावा जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे कंट्रीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है इससे इन मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की वजह से बढ़ा है। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसने काफ़ी रिकग्नाइजेशन दिलाई है वुमेन्स को। इसके अलावा जो इंडियन सोसाइटी है दैट इज़ पैट्रियार्कल जो होती है उसको हम कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, तो इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी ही चलती है जहाँ पे मेल्स का डोमिनेंस होता है ओवर वुमेन्स बेसिकली। ठीक है, और वुमेन जो है डिसएडवांटेजेस फेस करती हैं बिकॉज ऑफ दिस पैट्रियार्कल सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, ऑपरेशन उनको दबाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो अपने जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं कर पाती।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वुमेन जो है सिर्फ 44% लिटरेट है इंडिया में, वेयरएज मेंस आर 76% लिटरेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, कितना परसेंटेज का गैप है। ठीक है। और इसके अलावा हायर स्टडीज़ के लिए भी लड़कियां नहीं जाती, और वेयरएज लड़कियां जो है ये देखा गया है स्टडीज़ में कि गर्ल्स गिव बेटर रिजल्ट और परफॉर्म बेटर्स इन द एकेडमिक्स एज़ कम्पेयर टू मैन, कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के रिज़ल्ट्स अच्छे रहे हैं पढ़ाई में। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम काम की बात करें एवरेज वर्क, तो 1 आवर जो है औरतें ज़्यादा करती हैं मेन से, फिर भी उनके काम की वैल्यू जो है कम होती है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 अब एक एक्ट बनाया गया था, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि लड़कियों को वो जो काम करती थी वो काम जो लड़कियां कर रही हैं और वही काम अगर लड़के कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल वेजेस नहीं दिया जाता था, लड़कों को ज़्यादा पेमेंट मिलती थी। तो एक एक्ट आया इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जिसके तहत ये तय किया गया इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। फिर चाइल्ड प्रेफरेंसेस, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादातर इंडिया में क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं गर्ल चाइल्ड का। इसके अलावा नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ भी काफ़ी कम है। ठीक है। और इसके अलावा लड़कियों के साथ हैरेसमेंट, वायलेंस जैसी चीज़ें होती हैं, जिससे पेरेंट्स जो हैं डरते हैं लड़कियों को बाहर भेजने से, और इनसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छीनती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पॉलिटिक्स में भी जो नंबर ऑफ़ वुमेन्स हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। उनके पास कम पावर होती है, कोई उनकी बातों पे अटेंशन नहीं देता कि भाई इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ठीक है। कि ये बाहर के कामों को संभाले, ऑफिस वर्क संभाले, ऐसा माइंडसेट है हमारी कंट्री में, इंडिया में, विच इज़ वेरी बैड। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम देखने को मिलता है इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। और जब काइंड ऑफ सर्वे होता है तो उसमें देखा गया कि 14.36% ही सिर्फ वुमेन्स हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। और इसके अलावा लेकिन पंचायत में जो है वुमेन्स को राइट्स दिया गया, रिकग्नाइजेशन दी गई। जो पंचायत जो है म्यूनिसपैलिटीज़ में 10 लाख वुमेन्स को रिकग्नाइजेशन दिया गया। ऑल राइट। तो अगर हम देखें इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलीजन भी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन में जैसे हमारे अलग अलग जो बिलीवर होते हैं, जैसे कोई हिंदुज़म को मान रहा है, कोई इस्लाम को मान रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, तो दिस इज़ व्हाट रिलीजन मीन्स। तो रिलीजन जो है वो पूरे वर्ल्ड में, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, इन द वर्ल्ड रिलीजन हैव इट्स डाइवर्सिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिलीजन डाइवर्सिटी में है पूरी दुनिया में। ठीक है। और डिफरेंट रिलीजन लार्ज नंबर बट अनलाइक जेंडर डिफ्रेंशिएशन, जो रिलीजन होते हैं ना, इनका क्या सीन है कि अब ये इनको हम पॉलिटिक्स में अनलाइक जेंडर डिफ्रेंशिएशन, रिलीजन डिफ्रेंशिएशन बाउट अप अगेन इन पॉलिटिक्स की जेंडर को बार बार हम इतना पॉलिटिक्स में नहीं लाते जितना कि रिलीजन को लाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो रिलीजन है उसको हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स, विक्टिम ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्ट आर फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। क्या होता है ना कि इसके अलावा जब हम जब मान लीजिए कोई एक रिलीजियस ग्रुप स्टेट पावर का यूज़ कर रहा है दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, उसी को हम कहते हैं कॉम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब कोई अगर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे डोमिनेंस दिखा रहा है बाय यूजिंग स्टेट पावर, दैट इज़ व्हाट कॉम्युनल पॉलिटिक्स इज़। ठीक है। और हैपन विद वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अनदर। और ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स वहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ पे एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर माने दूसरे रिलीजन से, वहाँ पे कॉम्युनल पॉलिटिक्स होगा ही होगा। तो अब देखते हैं कॉम्युनलिज्म क्या होता है। कॉम्युनलिज्म जो होता है ना, एक कम्युनिटी से, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कम्युनिटी है, उससे एक रिलीजन बिलोंग करते हैं, फिर डिफरेंट बिटवीन देम इज़ इररिलेवेंट टू कम्युनिटी लाइफ। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कांट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। अगर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं तो वो सेम सोशल कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते, वो अपनी कम्युनिटी को ही बिलोंग करेंगे। हर एक कम्युनिटी से डिफरेंट रिलीजन के लोग कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है, वहाँ पे पीपल ऑफ अदर रिलीजन आर नॉट अंडर कंसिडर इक्वल से। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम कम्युनलिज्म फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोगों को इवन इक्वल सिटीजन भी नहीं माना जाता है। दिस इज़ हाउ कम्युनलिज्म प्लेज एन एक्सट्रीम फॉर्म व्हेन द डिफरेंट रिलीजन पीपल आर नॉट इवन कंसिडर इक्वल सिटीजन। ठीक है।
इसके अलावा जब हम जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक रिलीजन को बेसिस मान लेते हैं नेशन का कि भाई अब क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री और हम किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट चला जाएगा विच विल क्रिएट प्रॉब्लम. सो रिलीजन एज अ बेसिस ऑफ नेशन विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री इंडिया. इसके अलावा जो है बहुत सारे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स किए जाते हैं, जैसे लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी वीक ऑफ लैंडलॉर्ड. तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कास्ट इनइक्वालिटी के अंदर, जो कि सुधार किए गए हमारे गवर्नमेंट द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा. ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं गवर्नमेंट जिससे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो. मैरिजेज़ में बहुत सारे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, जैसे अपनी बिरादरी के अंदर करना है, अपने रिलीजन के अंदर करना है, तो कास्ट बेस्ड रिलीजन बहुत ज़्यादा मैरिजेज़ में एक हम देख सकते हैं पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है. तो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोहिबिट करने की कोशिश करती है. पर मैरिजेज़ में तो हम देखते ही हैं कि इंडिया में लोग जाति बिरादरी देख के ही शादी करते हैं आज भी. तो इट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें जो लीडर होते हैं कास्ट और पॉलिटिक्स में, लीडर वो लोग अपने कास्ट के बेसिस पे ही चुनते हैं. ठीक है, जिस भी पार्टी पे हो. पेनी फॉर पीपल, पॉलिटिकल पार्टी कास्ट पेटिमेंट फॉर सुपीरियर कास्ट फेवरेटिज्म एंड पीपल कंसिडर देम एज रिप्रेजेंट. जैसे इसमें क्या होता है ना कि लोग अपनी जाति के अपने कास्ट के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, तो पॉलिटिक्स में यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग अपने कास्ट के लोग को चुनते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव. यूएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन पर्सन वन वोट सिस्टम जो है, इट बिगिनस पॉलिटिकल बिगिन टू पीपल बिगिन टुगेदर सपोर्ट थ्रू रैलीज. अब जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चुना गया जिसका मतलब है वन पर्सन वन वोट. तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने इसको अपने रैलीज़ के थ्रू यूज़ करना शुरू किया कास्ट को. तो लोग देते भी हैं यहाँ पे, बीइंग नॉट सो मच एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड दैट अ रिप्रेजेंटेटिव शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, नॉट इट शुड बी डिपेंडिंग ऑन कास्ट. तो ये गलत चीज़ है. ठीक है, मेड कास्ट फील इन्फीरियर. अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन जो है अब एक तरीके का कास्ट जैसा लोगों ने बना दिया है कि भाई अपनी ही जाति के लोगों को देना, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, नो पार्टी हैव सिंगल कास्ट. अब किसी भी पार्टी में सिंगल कास्ट तो है नहीं. ठीक है, मेजॉरिटी में अब जैसे मान लीजिए नो पार्टी विन वोट ऑफ, कोई भी पार्टी एक कास्ट का तो वोट जीतती नहीं है ना, कोई भी कास्ट का इंसान उसको वोट दे रहा है. फिर उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी चूज़ कैंडिडेट ऑफ सेम कास्ट. जैसे एमएलए, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हम सेम कास्ट के लोगों को चुन रहे हैं तो एमएलए एमपीज़ हारते नहीं कभी भी. रूलिंग पार्टी जो होती है उसमें कभी भी एमएलएज हार नहीं होते लोकसभा राज्यसभा में. तो इससे क्या है कि लोग एक कास्ट के लोगों को वोट नहीं देते, अलग अलग कास्ट को देते हैं. ठीक है, फिर उसके अलावा पॉलिटिक्स इन कास्ट जो है लास्ट वाला, इट हेल्प दलित एंड ओबीसीज. पॉलिटिक्स इन कास्ट ने बहुत हेल्प किया था दलित के लोगों को, ओबीसीज को, और इससे पॉवर्टी बहुत दूर हुई, डेवलपमेंट देखने को मिला, करप्शन हटा. ठीक है, और इसके अलावा